हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी से हर साल बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट को ये चैप्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि शायद इसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है और स्टूडेंट को लगता है कि यार ये रिएक्शंस कैसे ही करके हम याद करेंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। आप सबसे पहले तो भाग रहे हैं इस चैप्टर से क्योंकि देखो अभी क्लास 10 है, कभी ना कभी 11 में जाओगे, 12 में जाओगे और वहां पे रिएक्शन पढ़ना होगा लिटरली पढ़ना होगा, तो भाग नहीं सकते। ठीक है, मेरा काम ये होगा कि टॉपिक को, रिएक्शन को कैसे करके आसान बना के आपको समझा सके वो हम करेंगे। आप लोग भी ईमानदारी के साथ चीजों को अच्छे से समझना, नोट करना, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स का क्या यूज केस है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर आएगा कि यार मेटल कहां से ऑब्टेन होते हैं, यानी मिनरल्स और ओर्स के बारे में। फिर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसे समझेंगे, ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज और थर्माइट प्रोसेस। और जो आखिरी का टॉपिक है उसमें आएगा आपका मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग और क्या प्रिकॉशंस या क्या हम लोग बोल सकते हैं हार्मफुल मेजर्स हो सकता है मेटल्स को अगर सही तरीके से यूज नहीं किया जाए। ठीक है, तो काफी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन आप सबसे पहले क्या करो, आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। आप लोग कॉपी पर निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जो मेटलर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मेटलर्जी बेसिकली आपका केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का पार्ट है। हम लोग एकदम बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले बताते हैं कुछ हम उसको पढ़ गया, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ऐसा केमिस्ट्री को ना दो ब्रांच में बेसिकली डिवाइड किया है। एक आप बोलते हैं जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड व्हिच obtained from living organism। ऐसा कंपाउंड जो कहां से हमको मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, आप एग्जांपल बोल सकते हो यार, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मीथेन के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोज कैसे हम लोग बॉडी को फायदा दे रहा होता है। बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट हार्मोन हो चाहे वो एनिमल हार्मोन। तो इन सब को पढ़ के क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या दे सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे अगर मेरे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है तो इस तरीके से ग्लूकोज को बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, अगर बढ़ गया तो इस तरीके से कहां से हमको ऑब्टेन होगा, कौन से फूड से होगा, क्या चीज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फायदा। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मेरे को पढ़ते हैं बेसिकली कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स obtained कहां से, obtained from बोल सकते हो फ्रॉम नॉन लिविंग, ऐसे चीजों से कंपाउंड्स मिले जो कि क्या हो, नॉन लिविंग हो। और बेसिकली मेरा जो मतलब है नॉन लिविंग वो है आपका रॉक। ये पत्थर से जिस तरीके का हम लोग क्या मिले, पत्थर का बात नहीं है, पत्थर के अंदर बहुत सारा एलिमेंट्स, बहुत सारा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, और मिनरल्स का बात है। रॉक को ही आगे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब है, मिनरल्स का मतलब जैसे बोलते हैं कोई भी एसेंशियल एलिमेंट, जैसे हम लोग नमक खाते हैं तो नमक में क्या होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है। तो सोडियम और क्लोरीन का बॉडी में डालते हैं तो कितने के क्या है, नॉन लिविंग है, और ये आपको क्या देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। कॉपर मिनरल, एल्युमिनियम मिनरल, मैग्नीशियम मिनरल, हम लोग हड्डियों में क्या, कैल्शियम, कैल्शियम भी मिनरल। तो कोई भी एलिमेंट जो कहां पे मिलता है, रॉक के अंदर, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं, मिनरल। अब सोचो कि इसके बारे में पढ़ के फायदा क्या है। तो फायदा देखो ये है कि ये सब का ना जो रियल लाइफ है, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज केस है, बहुत ज्यादा। आप जैसे क्या हम लोग का क्या दो यूजेस है, इसके बारे में क्या यूज केस। यूज केस में जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा आयरन के बारे में। तो अब आप मेरे को ऐसे ही बताओ कि यार आयरन का कोई यूज केस नहीं है हम लोग के डेली लाइफ में। हम लोग के आसपास में क्या है, बस है, ट्रक है, साइकिल है, हम लोग जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग में रॉड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो हम ट्राइपॉड कर रखते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं लोहा इस्तेमाल है, पंखा है। ऐसा बहुत सारा चीज है हम लोग के डेली लाइफ में जो किसके हेल्प से बना है, आयरन से। और आयरन का अगर इतना ज्यादा यूज केस है तो हमको तो पता होना चाहिए ना कि आयरन कहाँ से मिलेगा, कैसे करके इसको प्रोसेस करेंगे। तो हर चीज आयरन के बारे में मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आपका एक चैप्टर है मेटलर्जी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स को कैसे करके ऑब्टेन करना, मेटल को कैसे करके प्यूरिफाई करना, मेटल को कैसे खराब होने से बचाना है, यानी मेटल्स के बारे में, मेटल्स का जितना प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेस के बारे में। अभी तो बहुत छोटा सा एक सेक्शन मिला है कि भाई बस आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ लो, थर्माइट प्रोसेस पढ़ लो, रस्टिंग पढ़ लो, बट ये मेटलर्जी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे अगर आयरन का ही हम लोग बात करें कि आयरन का कौन कौन सा, देखो हम लोग की जो बुक में एक जो एग्जाम पॉइंट से बात है तो 3 तरीके के आयरन के बारे में बात करेंगे। एक होगा हम कास्ट आयरन, कौन सा आयरन, कास्ट। दूसरा जो होगा वो कौन होगा, स्टील, स्टील। और तीसरा जो होगा वो होगा WROUGH, वो बहुत सही से तो 3 तरीके का आयरन होता है, एक होता है कास्ट आयरन, स्टील आयरन और रोथ आयरन। इन तीनों आयरन्स का अलग अलग होने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, कार्बन कंटेंट। एक ना इसका हिस्ट्री टीवी पे आता था, हिस्ट्री टीवी डिस्कवरी की तरफ एक चैनल है, उसमें ना पोस्ट एंड फायर होके एक मतलब शो है, उसको जब हम देखते थे तो वहां पर हमको पता चला था कि जो आयरन होता है या जो भी आप लोहा इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, इसके लिए लोग कार्बन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कार्बन को ऐड करने से होता क्या है कि उस आयरन का जो लोहा है, उस लोहा के अंदर कार्बन अगर ऐड करेंगे तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी को, वो उसके स्ट्रेंथ को, उसके शार्पनेस को, ड्यूरेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो कार्बन का प्रेजेंट होना आयरन के अंदर उसको क्या बनाता है, अच्छा बनाता है, ठीक है। तो लिमिटेड एंटीबायोटिक इस तरीके का यूज कैसे, तो इतना कार्बन, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 3 अलग अलग तरीके का आयरन है, कास्ट आयरन, स्टील आयरन, रोथ आयरन, ये तीनों किस बेसिस पे है, डिपेंडिंग अपॉन कितना कार्बन हम उसके अंदर में क्या किए, ऐड करें। और समझ में आ रहा है कितना कार्बन वहां पे ऐड। तो इसमें लगभग क्या होता है ना कि कास्ट आयरन के अंदर में 2.5 से लेके लगभग 4% क्या रहता है आपका कार्बन रहता है, ठीक है। स्टील के अंदर क्या रहता है 1.5, उसके ग्रुप में 0.5 भी होगा, ठीक है। तो देखना वो क्या होगा 1.5 से 2% के आसपास में क्या होता है इसमें कार्बन। और जो रोथ आयरन होता है इसमें आपका लगभग नेग्लिजिबल कार्बन, बहुत कम होती है कार्बन, बहुत कम क्या होता है कार्बन, ठीक है। अब इस वजह से जो कास्ट आयरन है उसके अंदर में क्या है, कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा है, तो उसको उसके अंदर मजबूती बोलोगे, ड्यूरेबिलिटी बोलोगे, वो सबसे ज्यादा आ जाता है। तो इस वजह से कास्ट आयरन का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हैवी मशीनरीज पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा शिप है, उसके इंजन का कंपोनेंट बनाना, किससे बनाएंगे, कास्ट आयरन से बनाएंगे। या कोई भी बड़ा बड़ा जो मशीन होता है, बहुत हैवी मशीन बोल सकते हैं, तो हैवी मशीन को किससे बनाने होंगे, कास्ट आयरन से बनाना है। गाड़ी का इंजन वगैरह किससे बनेगा, कास्ट आयरन से बनेगा। अब जो मेरा ट्राइपॉड बना है उस ट्राइपॉड को थोड़ी ना कास्ट आयरन से बनाएंगे, हमारा इतना मजबूती चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसा कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा हैवी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमको पता है कि अगर ब्रेक कर गया तो भाई एकदम कहानी खत्म। तो वैसे जगह पे तो क्या इस्तेमाल करते हैं, कास्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, जो मजबूत होता है। स्टील का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, स्टील का इस्तेमाल जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टील इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रिजेस हो गए, ब्रिज बनाते हैं वहाँ स्टील इस्तेमाल होता है। हम लोग के बिल्डिंग में जो रॉड इस्तेमाल होता है वो भी क्या होता है, आयरन रॉड नहीं होता, वो आयरन एंड स्टील रॉड होता है, ठीक है। तो स्टील का रॉड होता है। रोथ आयरन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, रोथ आयरन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएबल चीज तो नहीं होती, तो ब्रिटल होता है भाई। तो थोड़ा सा इससे देखना बुक में क्या है, ये थोड़ा सा ब्रिटल होता है, टूट सकता है। आयरन भी टूटता है भाई, उसके लिए टूटेगा नहीं, ये भी टूट सकता है। तो ये हो गया, तो इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा जो हम लोग का मेजर एलिमेंट है वो क्या है, एल्यूमीनियम। इसका यूज क्या क्या है बोलो, इसके यूज के हम लोग कहाँ काम करते हैं, यूटेंसिल्स में करते हैं। यूटेंसिल्स का मतलब क्या हो गया, बर्तन वगैरह बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेडिसिन रैपिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में रैप जो आता है किचन में वो क्या होता है, एल्यूमिनियम ही तो होता है। हम लोग एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं, यूटेंसिल के तौर पे, यूटेंसिल का मतलब होता है घर का बर्तन, और मेडिसिन रैपिंग वगैरह के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम भी इंपॉर्टेंट है, और भी यूज केस है, ये जितना नहीं है। तीसरा जो हम लोग के पास है वो कौन है, कॉपर है, जो बुक में दिया हुआ है सब के बारे में पता डिस्कस करें। कॉपर, तो कॉपर को कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाई ज्यादा बेटर कंडक्टर है एल्यूमिनियम से। चौथा जो चीज है वो कौन है आपका, जिंक है। जिंक आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, जिंक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन
हाँ, तो जो आयरन के ऊपर रस्टी लगता है, जंग लग जाता है, उस जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एलिमेंट, आप जितना भी एलिमेंट निकालोगे, हर एलिमेंट का अपना रियल लाइफ में क्या है, कुछ ना कुछ यूज केस है। उस यूज केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को बेसिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अच्छा, कॉपर के ऊपर ना एक और चीज है, इसको फिर लिख सकते हैं, अलॉय। अलॉय क्या होता है भाई? तो देखो, हम लोग पढ़े हैं इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हैं, तो सॉल्यूशन क्लास 9 में। तो सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक लिक्विड लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर क्या डालें, नमक डाल दो, वाटर के अंदर क्या डालें, चीनी डाल दो, वाटर के अंदर क्या डालें, रसना डाल दो, उसको अच्छा से मिला दो। तो ये जो बनाइए क्या बना, सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या डालें, नमक डालें, चीनी डालें, रसना डालें, तो तीन अलग अलग चीज डालें। वो एक लिक्विड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड था, बट फिलहाल में लोग क्या बने, एक लिक्विड स्टेट में। अलॉय क्या होता है? अलॉय भी आपका एक तरीके का मिक्सचर ही होता है, जहाँ पे आप 2, 3, 4, 5 चीजों को क्या करते हो, आपस में मिक्स करते हो। बट यहाँ पे जो चीज मिक्स होता है वो कौन होता है, वो आपका मेटल्स होता है। ज्यादातर आपका क्या होता है, मेटल्स होता है। तो मेटल्स को पिघला के आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं खास कंपोजिशन में, जिससे हमको एक बेनिफिट वाला क्या मिलता है, मेटल मिलता है। जो मिक्सचर ऑफ मेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो हम लोग अलॉय के बारे में क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, एक मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, तो अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए लिख सकते हो होमोजीनियस। दो चीज होता है, होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस में डेंसिटी वगैरह एक जैसा लगता है, खैर इतना नहीं लगेगा। ठीक है, तो अलॉय। अभी ना कॉपर का हम लोग अलॉय के बारे में पढ़ रहे हैं कि कॉपर का कौन कौन सा अलॉय है। तो कॉपर का कौन कौन सा अलॉय एग्जाम में देखो ये सब से एक क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। कॉपर का एक जो आता है आपका ब्रोंज आता है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर एक है, और आपका क्या नाम था उसका, कॉपर का ब्रोंज था, जर्मन सिल्वर था, बेल। तो ब्रोंज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली हम लोग कॉपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपका यहाँ पे SN कॉपर और जिंक इस्तेमाल करते हैं। कॉपर कितना होता है, 70% होता है, जिंक आपका कितना होता है, जिंक आपका 30% होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार इससे क्वेश्चन शायद आया है उस पे। ठीक है, और पूछने की एग्जाम में जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीज मिक्स किया हुआ है। तो देखो जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, आपका कॉपर है, जिंक है और निकल। कॉपर है, जिंक है, निकल। कॉपर कितना है, कॉपर आपका 50% है, जिंक कितना है, यहाँ पे 20% है, और निकल कितना है, 20%। तो यहाँ पे एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि भाई जर्मन सिल्वर, तो सिल्वर का मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिल्वर हो, तो वहाँ पे ऑप्शन में सिल्वर मिलेगा। पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, ये क्वेश्चन हम लोग देंगे। विच अमंग फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन प्रेजेंट नहीं, और आपको ऑप्शन देगा कॉपर, जिंक, निकल और Ag। Ag का मतलब सिल्वर। तो देखो बच्चे का दिमाग में कहीं ना कहीं तो नाम से ही सोचेगा भाई जर्मन सिल्वर मतलब सिल्वर तो होना चाहिए, थोड़ा सा भी सिल्वर होना तो चाहिए, तो वो सबसे पहले सोचेगा कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बाकी कॉपर, जिंक, निकल, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, पर ये तो नहीं होगा। और आपको सही, अगर आप पढ़ के जाते तो आपको पता है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल ही होता है, सिल्वर ही नहीं होता। इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे दे रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बेल मेटल होता है, बेल मेटल में क्या क्या होता है, मतलब बेल मेटल का कॉपर होता है, और Sn का आई थिंक ये 80% होता है, 80% होता है, और ये 20% होता है। Sn को क्या बोलते हैं हम लोग, टिन बोलते हैं। ठीक है, टिन बोलते हैं। देखो यार इन सब चीजों के लिए पॉइंट नहीं करना, क्योंकि यार हो सकता है कि किसी के बुक में बैलेंस कुछ और या हम कुछ गलती से परसेंटेज आगे पीछे किए हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, उसका मैच कर सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा यूज केस समझ में आए कि भाई किस तरीके से हम लोगों का यूज केस हो रहा है। एल्यूमिनियम का यूज केस क्या होता है, ऐसा एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम का ना दो तरीके का फॉर्म है, एक आपका ड्यूरेलमीन, ड्यूरेलमीन स्पेलिंग देखना, ड्यूरेलमीन का क्या है ये आपके ऊपर छोड़ है, तो ड्यूरेलमीन का स्पेलिंग है, मैं बोल रहा हूं। ड्यूरेलमीन जो है एल्यूमिनियम ही का एक रूप है, जिस रूप को हम लोग कहां पे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एरोप्लेन का बॉडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन बॉडी।
एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो एरोप्लेन का बॉडी होता है वो किससे बना होता है, कौन सा मेटल का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे आप एल्यूमिनियम अगर ऑप्शन में तो एल्यूमिनियम को टिक कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और ड्यूरेलिटी दोनों प्रेजेंट तब आपको किसको टिक करना होगा, ड्यूरेलिटी। अगर मेन थिंग में पूछता है विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ एरोप्लेन बॉडी, तो आप क्या लिखोगे, ड्यूरेलिटी, एल्यूमिनियम मत लिखना, ठीक है। तो ये चीज है, इसीलिए ना जो हम लोग एरोप्लेन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ना ये क्या बोलते हैं, अमलगम एक कंपाउंड है जिसमें आपको मर्क्यूरी को और गैलियम को लेके जाने के लिए मना किया है। आप मर्क्यूरी को गैलियम को लिक्विड स्टेट में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते हो ना, कि मर्क्यूरी और जो गैलियम होता है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ऐसा वैसा रिएक्ट नहीं, मतलब अगर आप एल्यूमिनियम कैसा दिखता है आपको, हार्ड दिखता है, मेटल के जैसा दिखता है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप क्या छिड़क दो, मर्क्यूरी छिड़क दो या गैलियम छिड़क दो, तो उसके बाद आप एल्यूमिनियम को सिर्फ बिस्किट की तरह ऐसे करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए एरोप्लेन्स वगैरह में जब आप जाओगे तो आपको गैलियम हो गया और मर्क्यूरी हो गया, ये लिक्विड स्टेट में लेके जाने नहीं देंगे, क्योंकि क्या पता भाई गलती से किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से वो एरोप्लेन के बॉडी में गिर गया और जहाँ एरोप्लेन के बॉडी में लगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, टूट जाएगा। बिस्किट जैसा बता रहे ना, बिस्किट जैसा टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज एक है, ये एल्यूमिनियम को लेके जाता है। और आप उनका सीधे भाई की कॉपर का इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रिकल का वायरिंग में हम बताएं, और भी यूज केस है, बर्तन वगैरह में इस्तेमाल होता है कॉपर का, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यूज केस इसके बारे में पढ़ना, एक बुक में ना चार्ट है, तो चार्ट से हर साल एक क्वेश्चन को आ ही जाता है, तो एक मार्क्स क्वेश्चन का आपका इसी में से संभव कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। जो अब हम लोगों का अगला टॉपिक है सर, पहले इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो। ओके, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगाओ ओर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले ओर किसको बोलते हैं और मिनरल्स किसको बोलते हैं, ओर्स एंड मिनरल्स। ओके, तो देखो अभी हम आपको बताएं कि जितना भी हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, चाहे मेटल हो चाहे कोई भी मिनरल हो, तो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, वो हम लोगों को संभव कहीं ना कहीं किसी न किसी रॉक से मिल रहा है। किससे मिल रहा होता है, रॉक से मिल रहा होता है, ठीक है। अब एक रॉक है, तो इस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओर और मिनरल किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक आपका डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि मिनरल किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा रॉक जिसके अंदर क्या हो, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर किसी भी रॉक के अंदर में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको तो क्या बोल सकते हैं, मिनरल बोल सकते हैं। और आपको भी पता है, अच्छे से पता है कि भाई दुनिया का कोई भी ऐसा रॉक तो होगा नहीं कि उसके अंदर कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट ना हो, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। हर रॉक के अंदर में कोई ना कोई आपका एलिमेंट तो प्रेजेंट होता ही। तो ऑलमोस्ट जितना भी रॉक्स है, हर रॉक को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, अपने आप में एक मिनरल है, ठीक है। तो मिनरल वाला लॉजिक समझ में आएगा। अब आ जाएगा कि और कब बोलेंगे, तो देखो अब यहाँ पे दो सिनारियोस, मान लो क्या दो पर्सन है, ठीक है। एक को क्या मिलता है, एक को मिलता है हैमर, एग्जांपल दे रहे हैं, एक को मिलता है हैमर, एक को मिलता है आयरन पाइप, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि भाई एक पर्सन है जिसका नाम है सोनू और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है मोनू, ठीक है। तो सोनू को क्या मिला, हेमाटाइट मिला, मोनू को क्या मिला, आयरन पाइराइट मिला, ठीक है। हेमाटाइट है क्या, एक तरीके का रॉक है जो जिसको तो क्या बोलो, मिनरल बोल सकते हैं। आयरन पाइराइट में क्या है, एक तरीके का रॉक है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, मिनरल बोल सकते हैं। तो सोनू और मोनू दोनों के हाथ में क्या है, एक एक मिनरल। अब वो लोग अच्छा जाहिर सा बात है कि भाई ये जो रॉक है, इस रॉक के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आयरन तो होगा नहीं, रॉक के साथ साथ कुछ और भी प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे हम लोग बोले कि रॉक पत्थर ले लिया, इस पत्थर में खाली थोड़ी ना आयरन होगा, आयरन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक कैल्शियम भी होगा, लेकिन आयरन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। आयरन ज्यादा होगा, इसलिए इसके अंदर हम लोग बोल रहे आयरन। तो दोनों को मिला इससे क्या मतलब, अब सोनू भी चाहता है इसके अंदर जितना आयरन है सिर्फ उन आयरन को क्या करे, बाहर निकाल दे, सारा आयरन को क्या करे, बाहर निकाल दे, और बाकी जो बच जा रहा है एक कैसा साइकिल, ठीक है। तो सोनू क्या किया, एक तरीके का प्रोसेस किया, उस प्रोसेस से इसको क्या मिला, आयरन, ठीक है। और मोनू जो है, मोनू ने क्या किया, एक प्रोसेस किया, जिससे उसको भी क्या मिला, आयरन मिला। अच्छा अब मेरे को बताओ कि सोनू और मोनू दोनों इन आयरन को लेकर कुछ कर सकता है, ये आयरन को लेकर लोगों का कोई यूज केस नहीं। अगर यार आपको ही कोई रॉक मिल जाए, उस रॉक के अंदर बहुत सारा आयरन हो और उस आयरन को आप निकाल देते हो, आयरन तो छोड़ो सोना है, तो सोना को आप निकाल देते हो, तो सोना का आप करोगे क्या,
तो कुछ तो उसके बाद आगे का प्रोसेस सोचना होगा। तो प्रोसेस में ये भाई, ये जो आयरन मिला इसको हम लोग को किसी न किसी को बेच देंगे। अगर आपको सोना भी मिलेगा तो आप सोना को लेके खाना थोड़ी ना, उसको क्या करें, आगे बेच रहे हो, ठीक है। तो अब ये क्या किया, बेचा। किसको बेचा भाई, दोनों के पास एक ही कस्टमर है, टाटा स्टील। ये भी अपना टाटा स्टील में जाके बेचा, ये भी अपना टाटा स्टील में जाके बेच दिया। टाटा स्टील इसको पैसा दिया कि जितना आयरन है, इस आयरन का जो मोनू है, मोनू को मिला वो 10 लाख रुपए, और जो सोनू है उसको भी मिला 10 लाख रुपए। अभी तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई दोनों के पास 10 लाख रुपए, लेकिन अब कहानी सुनिए। जो मोनू का बीच में ये जो प्रोसेस हुआ, उस रॉक से पत्थर आयरन निकालने का एक प्रोसेस हुआ, जिसको ही हम मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में सोनू का कितना खर्च हुआ, 2 लाख रुपए, और जो मोनू है उसका खर्च हुआ 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए खर्च हुआ। तो अब आप मेरे को बताओ कि सोनू को फायदा हुआ या मोनू को फायदा हुआ? जाहिर सा बात है, सोनू को फायदा हुआ। 2 लाख रुपए उसका प्रोसेस में लगा और 10 लाख रुपए उसको मिला, जिससे 8 लाख रुपए उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे ये 12 लाख, ये 10 लाख, इस परसेंट को क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब नेक्स्ट टाइम ये सोनू और मोनू फिर से जाता है और फिर से पत्थर ढूंढता है। सोनू तो डेफिनेटली इसको ढूंढेगा, हेमाटाइट को, लेकिन मोनू किसी भी हाल में आयरन पाइराइट मिलेगा तो भी उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि आयरन पाइराइट से जो हम आयरन निकालेंगे और बेच रहे होंगे, उसमें हमेशा क्या होगा, प्रोसेस में पैसा ज्यादा लग जाएगा और जो उनको पैसा मिलेगा मार्केट में सेल करके वो कम मिलेगा। यानी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो अब आते हैं ओर वाला काम। तो ओर क्या होगा? ओर का मतलब होता है कि एक मिनरल की है, और आपका क्या है, मिनरल की है, लेकिन एक ऐसा मिनरल जिससे आपको क्या हो, प्रॉफिट। एक ऐसा मिनरल जिससे उसका प्योर मेटल निकालने पे आपको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। उस वाले ओर को क्या बोलते हैं, उस वाले मिनरल को क्या बोलते हैं, ओर। बात समझ में आया? तो नोट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओर क्या है, रॉक और मिनरल। एक रॉक है या मिनरल है from which the extraction of metal is profitable, is called coal। तो एक ऐसा हम लोगों के पास मिनरल हो जिस मिनरल से एक्सट्रैक्शन करना मेटल का क्या हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके। मेन वर्ड यही है, प्रॉफिटेबल हो सके। एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा रॉक जिससे आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। अब एक और चीज मेरे को बताओ, जो एग्जाम में हर साल पता नहीं कहां से इस तरीके का पॉइंट पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अब ऐसे सोच के बता सकते हैं, अगर आपके पास मिनरल है और ओर है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया का जितना भी ओर हो, जो भी ओर हो, वो हर वो ओर क्या कहलाएगा, अपने आप में मिनरल्स कहलाएगा। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल। अब ये बात हम क्यों बोल, क्योंकि हमको पता है मिनरल ही दो तरीके का होता है, जिसमें एक में प्रॉफिट एक में लॉस होता है। जो प्रॉफिट वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। ओर होने से पहले वो क्या था, मिनरल ही था ना, ये भी मिनरल था, ये भी मिनरल था, लेकिन इसमें से ये क्या बना, हेमाटाइट ओर बन गया, और आयरन हेमाटाइट ओर नहीं बना। तो जो भी हो, दोनों से जो भी ओर बने, वो ओर बनने से पहले क्या था, मिनरल था। और ओर जितना भी ओर होता है वो ओर पहले क्या होता है, मिनरल होता है। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। लेकिन हर मिनरल, जितना भी आपके पास मिनरल्स हो, हर मिनरल और कोई ना होगा। अब जैसे ये आयरन माइनर क्या है, मिनरल है, मिनरल है, इसके अंदर क्या है, आयरन माइनर का फॉर्मूला लिख लेना है, Fe आई थिंक क्या है, FeS ना, FeS या FeS2 देख लेना, FeS2 ही होता है, FeS, ठीक है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। क्योंकि देखो आयरन माइनर क्या है, अपने आप में एक मिनरल है, बड़ी ओर नहीं बन पाया। हम लोग बोल सकते हैं कि सारा मिनरल ओर नहीं होता, लेकिन हाँ अगर ये ओर है तो ओर होने से पहले मिनरल था, इसलिए ऑल ओर्स आर मिनरल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है ना कि ये वाला लाइन दे देते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, और उसके बाद होता है जस्टिफाई करना। तो जस्टिफाई करने के बाद ये वाला कहानी लिख देना कि सपोज
एसिडिटी मैंने ये वाला यहाँ पे छोटा सा लिखा है, ठीक है। सपोज वी हैव हेमाटाइट एंड आयरन पायराइट आर एज मिनरल ऑफ आयरन। दोनों क्या है, हेमाटाइट है, आयरन पायराइट, दोनों क्या है, मिनरल ऑफ आयरन है। बट फ्रॉम हेमाटाइट, जो हेमाटाइट है, एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन इज प्रॉफिटेबल एंड फ्रॉम आयरन पायराइट it is not profitable. So hematite is gold, but iron pyrite is not. Hence, कौन सा, all goals are mineral और all minerals are not gold। इस तरीके से आप अपने आप को रेडी करके, अभी तक जितना भी पढ़े रिएक्शन नहीं था, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ऐसे करके आप बना बना के आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया कि गोल्ड और मिनरल में क्या डिफरेंस है। गोल्ड एक ऐसा आपका मिनरल होता है जिससे आप एक्सट्रैक्शन क्या कर सकते हो, प्रॉफिटेबली कर सकते हो। एग्जाम्पल जो पूछता है उनके बारे में याद रखना है। एक आपका कॉपर के बारे में पूछ रहा होगा, दूसरा आपका जिंक के बारे में पूछ रहा होगा, जिंक के बारे में पूछता है, तीसरा आपका किस बारे में पूछता है, एल्यूमिनियम के बारे में पूछ रहा होता है, एल्यूमिनियम, और चौथा आपका कॉपर के लिए कॉपर आयरन के बारे में पूछता है। तो भाई हम लोग कॉपर कहाँ से निकाल सकते हैं, तो कॉपर पायराइट से निकालते हैं, कॉपर पायराइट CuS, ये फॉर्मूला एक बार देखना लेकिन, ठीक है। जिंक ब्लेड ZNS होता है। एल्यूमिनियम का किसे निकालते हैं बाबू, अच्छा इसका नाम ले लीजिए, तो नाम ले लीजिए जिंक ब्लेंड, ये क्या होता है आपका ZNS होता है। अच्छा एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ो। एक सजेशन तो ये रहेगा, ये वीडियो देखना देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें आप पहले इलेक्ट्रोलाइसिस को अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ जाओगे, रिएक्शंस आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। और इसके लिए क्या है, तो देखो अलग अलग है, यहाँ पे एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा सा देख लेना, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम आयरन ये चीज है। हां ठीक है, सारा अच्छे से कोई इसमें नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग अपना एक टॉपिक के ऊपर, छोटा सा है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलरेडी अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाए हैं, आप देख सकते हो वीडियो में जाके, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़े हो तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसका एकदम क्लियर कट आंसर है। तो पहले आप मेरे को यार वो आंसर बताओ कि भाई आपको क्या है आइडिया रेडॉक्स रिएक्शन, अब हम बताते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में वहां पे हम लोग पढ़े थे कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उस रिएक्शन को मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन in which oxidation and reduction, एक ऐसा रिएक्शन in which oxidation और reduction occurs simultaneously का मतलब एक साथ, is called redox reaction। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है उसका मतलब होता है रेडॉक्स रिएक्शन, बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ शोहरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब छोटा छोटा चीज है यार, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम है, ठीक है। अब जैसे कि ना हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं
अच्छा एक है, ये अभी आपको टॉपिक नहीं बट ये चीज हम बता के चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं। फिलहाल के लिए याद रखो, ये याद हो भी जाएगा। जैसे O का क्या है -2, O क्या है -2, H का क्या है +1, Mg का क्या है +2 और क्लोरीन का क्या है -1। तो इस तरीके का सोडियम का क्या है +1। तो ऑलमोस्ट इन लोगों का जो वैलेंसी है, कैल्शियम का क्या होगा +, तो जो इन लोगों का वैलेंसी है वही माइनस और प्लस का क्या है फिलहाल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्लास 11 में आओगे, अच्छे से पढ़ाया होगा क्या है अलग अलग एलिमेंट्स का। फिलहाल के लिए ये कुछ याद रखो, इससे आपको थोड़ा सा चीज याद करना आसान है। अब जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं रिएक्शन ऐसे है, मैग्नीशियम लिए ऑक्सीजन लिए, यहाँ पे क्या बन गया Mg O1, ठीक है। मैग्नीशियम लिए ऑक्सीजन लिए क्या बना Mg O1। अब मेरे को बताओ कि मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा। तो मैग्नीशियम देखो जब अकेला रहेगा तो 0, ऑक्सीजन भी अकेला है तो 0, अकेला मतलब ऑक्सीजन साथ में होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 0, ये भी यहाँ पे क्या होगा 0। बट जब यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा तो इसके ऊपर क्या है +2 और 2 के ऊपर क्या है -2। तो अब आप मेरे को बताओ Mg का पॉजिटिव चल जाएगा, Mg का क्या होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मैग्नीशियम का, इसका पूछो। मैग्नीशियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, अच्छा O2 का क्या हुआ यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ रिडक्शन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें Mg का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, O2 का क्या हुआ रिडक्शन। तो ये एक कैसा प्रोसेस है रेडॉक्स रिएक्शन वाला प्रोसेस है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक कैसा रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलमोस्ट हर रिएक्शन क्या होता है अपने आप में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एकदम टेंशन की बात नहीं है। जितना भी रिएक्शन आप पढ़े हो अब तक सबका सभी क्या था ऑलमोस्ट सारा ही का सारा रिएक्शन क्या था रेडॉक्स रिएक्शन था, ठीक है। तो मतलब टेंशन का बात नहीं है। फाइव आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है रिएक्शन के एग्जांपल के तौर पे वो मिनरल्स का होता है वो और एक तरह का यूज केसेस था वो। तो यही तक रखेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को, काफी है भाई लंबा काफी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और थर्माइट प्रोसेस क्या होता है उसको समझेंगे, साथ में रिएक्टिविटी सीरीज उसको भी देख रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट होगा। और उससे पहले आपके पास टाइम है, चाहो जाके इलेक्ट्रोलाइसिस का जो रिएक्शंस वाला सेक्शन है एटलीस्ट उसको कवर करो, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।